इलेक्शन से पहले आपका धरना बहुत बड़ा चला और इलेक्शन के दौरान भी जहां जहां मीटिंग हुई आपने पूरा प्रयास किया कि सरकार को इस बात का एहसास कराए कि आपके साथ अन्याय हुआ। हर जगह जाके आपने, हमने देखा समाचारों में, वीडियोस में, किस तरह से आपने सीएम की मीटिंग हो उसमें जाके आपने किया, अखिलेश जी की मीटिंग है तो वहां जाके भी आपने जो है बताया, गृह मंत्री की मीटिंग में उसमें बताया आपने बहुत अच्छी तरह से आपने। लेकिन उस सब के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं, वहीं अटके। मेरा जो अपना ज्ञान और मेरा अनुभव है वो ये है, केवल आपकी समस्या नहीं, ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर हम उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे और पूरे परिप्रेक्ष्य में उसका समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी इस समस्या का समाधान होगा नहीं। ये आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में आती रहेंगी। माना आपको 2 महीने 4 महीने बाद, कोर्ट के आदेश के बाद, 6 महीने बाद आपको पोस्टिंग मिल जाती है, तो फिर पोस्टिंग में आपको कहां फेंकेंगे वो समस्या, फिर आपको कब तक टेम्परेरी रखेंगे वो समस्या, फिर आपको प्रॉपर तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे, या सरकार के पास पैसा नहीं है कह के 3-3 4-4 महीने तक आपकी तनख्वाह रोक के रखेंगे, ये समस्या। आने वाली भर्तियों की समस्या ये रहेगी। इसकी जो जड़ है उसे हमें समझने की जरूरत है। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे विश्वास है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई होती, आप लोगों को अब तक ये अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरा ऐसा विश्वास। लेकिन किस गुंडागर्दी से और किस तरह से ईवीएम के माध्यम से वोटों को लूट के भाजपा की सरकार चुनाव आयोग ने बनवाई है, ये आप सबको मालूम है, आप सारे जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते आप। तो ये जो सरकार आज की तारीख में है, जनता की चुनी हुई सरकार थोड़ा ही जनता के लिए क्यों काम करेगी भाई? जो जनता की चुनी हुई सरकार हो, जिससे जनता का दर्द हो, उसकी पीड़ा हो, तो उसके लिए तो काम करे तो समझ में आती है। वो तो है नहीं, वो तो उनके पास में एक मशीन है जिस मशीन से जैसे चाहे वो रिजल्ट ले आते हैं, और उनके पास शासन और प्रशासन है जो अपनी गुंडागर्दी से उनको जिता के बैठाता है। जैसे आपने देखी होंगी कई सीटें आईएएस ऑफिसर जो है, कलेक्टर ने जबरदस्ती डिक्लेयर करी हैं, हारी हुई सीटें जीत में बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीटें थी वो जीती हुई, लेकिन वो इनको जो है डिक्लेयर कर दी, बीजेपी की रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, आ गया इलेक्शन कमीशन ने कह दिया बीजेपी की सरकार बन गई, हो गया काम करते। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, मैं एक पल को अगर ये बात मान लूं, एक पल को, तो मैं हर उस व्यक्ति से जानना चाहता हूं कि ईवीएम कैसे काम करती है, उसे मालूम है क्या? जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल साफ सुथरा और पारदर्शी होना चाहिए। वो बिल्कुल आर पार दिखना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। मैं अगर किसी व्यक्ति, किसी पार्टी को वोट डाल रहा हूं तो मुझे भी कंफर्म होना चाहिए कि मैंने वोट उसी को डाला है, मेरा वोट उसी के खाते में गिना जाएगा। और जो प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहा है वो कैसे है? हम में से यहाँ जितने भी लोग हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पर हम में से एक व्यक्ति नहीं जानता कि ईवीएम कैसे काम करता। जानता है? नहीं जानता। मैंने यहां तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, इस देश में 24 हाई कोर्ट हैं, उनके सारे जजेस, और इस देश में जितने भी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, सिविल जज, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, जितने भी लोग हों, और जितने भी डॉक्टर हों, वकील हों, इंजीनियर हों, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको छोड़ के बाकी कोई भी नहीं जानता, इतने पढ़े लिखे लोग भी, कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो ये व्यवस्था क्यों बना के रखी जा रही है जब हम जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं जानता ईवीएम कैसे काम कर रही है, क्यों बना के रखी जा रही है? लेकिन क्योंकि एक विशेष मानसिकता के तहत वो काम करते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे चलता रहो, सरकार उन्हीं की आनी है। इसलिए ये जो समस्या है, हकीकत में जब आप देखेंगे तो इन समस्या की जड़ में कौन है?
इस समस्या की जड़ में है एक पार्टी जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और बीजेपी क्यों जीत रही है? वो जीत रही है ईवीएम से। आप आज सर्वे कर लीजिए, आप छोड़िए आप उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत का सर्वे कर लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 80 से 85% लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को घड़ी से पहले हटा देना चाहते हैं। इतने विरोध में है देश में, बीजेपी के पक्ष में नहीं है लोग, इतने विरोध में। लेकिन मात्र 15-20% लोगों को लेके इलेक्शन कमीशन की गुलामी करता है और ईवीएम मशीन के माध्यम से हर बार जीत के आ रहे हैं, सरकार बना रहा है। लगातार ये काम हो रहा है। क्या आपने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के पक्ष में कितनी भयानक लहर थी? और लहर नहीं, मैं तो उसे बवंडर बोलता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी चुनावी सभाएं, इतना जुनून और जोश अब से पहले मैंने कभी नहीं देखा जो इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में मैंने देखा। बावजूद उसके हार। और आप सच्चाई देखिए कि जिस बैलेट पेपर से जो वोटें पड़ी हैं उनमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। और उसे वोट कितना मिला है? 51.5%। अब तक का हाईएस्ट वोट कह सकते हैं आप। लगभग 52% वोट मिला है। तो जिसको बैलेट पेपर में इतने मिल रहा है, ईवीएम में कैसे बिल्कुल खत्म हो गई? संभव नहीं है ना। ये सब उसका घोटाला। तो हम लोग इसीलिए जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि पहले ईवीएम हटनी चाहिए। अगर आप ईवीएम नहीं हटा पाएंगे तो आपके पास मात्र 2 साल है। आप तो पढ़े लिखे साथी हैं, सारे टीचर बनने जा रहे हैं, गुरु का दर्जा आपको मिलेगा, लोगों को पढ़ाएंगे, देश का भविष्य बनाएंगे। आप कैलकुलेट कर लेना बैठ के, 2 साल आपके पास हैं। अगर 2 साल में ईवीएम नहीं हटाई गई और बीजेपी 2024 के चुनाव में ईवीएम से अगर चुनाव हो गया तो बीजेपी जीत के आएगी। और लिख लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उसके बाद में कोई चुनाव इस देश में नहीं होगा किसी भी तरह का। जो एक राज, एक टैक्स, एक इलेक्शन की बात हो रही है, वो केवल ये है एक इलेक्शन, मोदी का इलेक्शन, वो राजा बन जाएगा, बाकी सारे प्रजा होंगे और देश में राजतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं होगा। आप और हम जो धरना दे पा रहे हैं ना, ये प्रजातंत्र की बदौलत है। प्रजातंत्र नहीं होता तो हमें अभी पुलिस आगे डंडे मार के चली जाती है। अभी पुलिस आई देख के चली गई चुपचाप। ये इतना ही काम। तो ना हम धरना दे पाएंगे, ना हम आवाज उठा पाएंगे, ना कोई प्रदर्शन कर पाएंगे। हम घरों में बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि राजतंत्र में अदालतें नहीं होती हैं, किसी को बोलने का हक नहीं होता। राजा होता, बाकी सारी प्रजा होती है, वो सब गुलाम होती। इतना ही काम होता है। आप इतिहास उठा के देख लो, आप सारे साथी हैं, बहुत से साथियों ने इतिहास पढ़ा भी होगा, पढ़ाएंगे भी, यही है। और 2024 तक ही आपको कुछ भी कर सकते हैं, वो अधिकार है। उसके बाद ये अधिकार भी खत्म हो जाना है। मैं ये मानता हूं इस समय सबसे बड़ा आपातकाल चल रहा है देश में, और वो ये है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर पहले ईवीएम को हटाएं, इलेक्शन कमीशन को कानूनी रूप से बांधें और फिर बीजेपी को एक एक करके राज्यों से और 2024 में पूरी तरह से उखाड़ के फेंकें। क्या समझ रहे हो? आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? सरकार के पास नौकरी नहीं, बहुत नौकरी है। आपकी तो मात्र 8-9 हजार ही हैं। उत्तर प्रदेश में 11 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। ईमानदारी से अगर केवल टीचर्स की भर्ती करी जाए, यूपी में कम से कम 3 लाख टीचर्स की जरूरत है। यूपी में ईमानदारी से अगर काम हो, 8,000 क्या मायने रखती? कुछ नहीं। लेकिन उन्हें आपको देनी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपको गुलाम बनाना है, और आपको गुलाम बनाना है तो इसलिए आपको 3 काम वो करने हैं, वो जो कर रहे हैं। एक, आपको किसी तरह की सूचना ना मिल जाए, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। इंफॉर्मेशन वही पहुंचे जो गलत इंफॉर्मेशन वो पहुंचाना चाहते हैं। तो उनके पास मीडिया है, हम सबके पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। बाकी आरटीआई एक्ट लगभग खत्म हो गया है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। और दूसरा यह है कि आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर दें, तो आपको नोटबंदी करके वहां से शुरुआत हुई और अब बेरोजगार कर दिया है।
और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। यहाँ तक भी आप लगातार धरना कर रहे हैं। कई साथी जो मतलब आप लोगों का तो मैं ये कहूँगा कि आप एक तरह से दीवाने हो, जुनून है आपको, दुस्साहसी हो तो यहाँ तक आते हो। अन्यथा अगर पैसे की स्थिति देखी जाए तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई ऐसा होगा कि रोज आके यहाँ धरना देके बैठे। ये स्थिति नहीं है हमारी। तो आर्थिक रूप से कमजोर करना, और तीसरा जो उनका काम है एजुकेशन खत्म करना। तो एजुकेशन खत्म की जा रही है, सारी शिक्षा जो है प्राइवेट हाथों में दी जा रही है। कोरोना के नाम पे सबको बंद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आप सब ये सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है बीजेपी, और बीजेपी की जान है ईवीएम में। ईवीएम को जब तक आपने नहीं हटाएंगे बीजेपी को नहीं हरा सकेंगे। इसलिए सबसे बड़ा आंदोलन जो होना चाहिए वो ईवीएम के विरोध में होना चाहिए। आप क्योंकि बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं, आप नौजवान हैं, आप सारे के सारे साथी शिक्षक हैं, बेरोजगार हैं। आप अगर इसमें थोड़ा सा हमारा साथ दें, मैं समझता हूं ये आंदोलन हमारा बहुत बड़े पैमाने पर और अगर हम ये आंदोलन नहीं लड़ पाते हैं, बीजेपी को उखाड़ के नहीं फेंक पाते हैं, तो आप मान लीजिए कि इस देश की 110 से लेकर 120 करोड़ की आबादी, जिसे बहुजन आबादी बोलते हैं, वो गुलाम बने। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हम ही तबाह हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों के सामने तबाह हों। मैं डराना नहीं चाहता आपको, ये डराने की बात नहीं कर रहा, यही सच्चाई है, सिर्फ इसी से अवगत करा। बेरोजगारी किसकी वजह से है? बीजेपी की वजह से। शिक्षा का भत्ता किसकी वजह से बैठ रहा है? बीजेपी की वजह से। कोरोना के नाम पे किस तरह से लोगों का कत्लेआम किया गया, किस तरह से लोगों के अंग निकाल कर बेचे गए, ये भी सबको मालूम है। और किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था जिस बदतर हालत में है वो भी सबके सामने आ गई। और इसके अलावा मजदूर, उसको कैसे तबाह किया गया है, सारे श्रम कानून खत्म कर दिए गए उसके पक्ष में। इसके अलावा जो किसान है, उस किसान की इस बदहाली का कारण क्या है? कौन है जिम्मेदार? बीजेपी। और बीजेपी सत्ता में क्यों है? क्योंकि उसके पास ईवीएम है। आपको नहीं लगता कि एक बार भी आपके दिमाग में बात आता हो, या 2014 से पहले इसी बीजेपी ने ईवीएम को हटाने के लिए इतना हल्ला मचाया कि लोग सोच नहीं सकते। इसके एक एमपी जीवीएल नरसिम्हा ने 246 पेज की किताब लिखी सिर्फ ईवीएम को हटाने के लिए, डेमोक्रेसी एट रिस्क। 246 पेज की दुनिया भर के उदाहरण दी कि जिन लोगों ने ईवीएम बनाई उन्होंने छोड़ दिया। अमेरिका में अभी चुनाव हुआ, आपने देखा, सबसे एडवांस देश है, वहां से बैलेट पेपर से होता चुनाव, महीने भर तक काउंटिंग चली। क्या दिक्कत है करने में? हमारे यहाँ पास तो संसाधन भी है सारे, सब कुछ, फिर भी। और उसका एक और एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, उसने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट भी आया, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मानने के बावजूद भी, आपको नहीं लगता कैसी मजेदार बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, तो उसे इतना ही तो करना था कि ईवीएम को हटा दे। और क्या करना? वो ईवीएम तो हटा ही नहीं, आपने वीवीपैट और लगा दिया, और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं होती। मजेदार बात देखिए, भाई मेरी वोट कौन सी है, मैंने मशीन का बटन दबाया और उसमें वीवीपैट पर्ची में, जो वीवीपैट में पर्ची छप के आ गई, वो पर्ची तुम अपने पास ही रख लेते हो अंदर। अबे पर्ची मुझे तो देते ताकि मैं लेके डिब्बे में डालता, उन पर्चियों की तुम गिनती नहीं करते। वोट तो वही है ना मेरी, उसके अलावा तो नहीं ना मेरी वोट। बटन दबाना तो वोट नहीं है ना, वोट वो है जो वीवीपैट की पर्ची में, उसकी तुम गिनती नहीं करते, तो वोट कहां मेरी पर? इसलिए ये सारा सिस्टम जो है गड़बड़ है, इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर ईवीएम नहीं हटा तो आप बीजेपी को नहीं हटा सकते, और आप बीजेपी को नहीं हटा सकते, ये 2 साल का समय है, उसके बाद आप खुद आने वाली पीढ़ी गुलाम बनने के लिए तैयार है। जो अदालतें जिसमें आज आप जाके हल्ला मचा रहे हो, ये अदालतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि राजतंत्र में अदालतें नहीं होती, वहां पे पुलिस थाने होते हैं, क्योंकि राजा का आदेश पुलिस वाले पालन कराते हैं, सेना पालन कराती है।
सेना में भी अब 3 साल के लिए ठेके पे भर्ती की बात हो रही है। और ये सब भर्ती की जो बात है ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली है। ये बेसिकली आरएसएस और उससे जुड़े हुए जो संगठन है उनके लोगों को सेना की ट्रेनिंग दी जा रही है 3 साल के लिए, ताकि 3 साल बाद 2025 में जब आरएसएस इसकी घोषणा करेगा हिंदू राष्ट्र की, तो उस समय जब लोग विरोध करेंगे तो उनके विरोध को शांत करने के लिए आपके चाहिए फौज, ये उसकी भर्ती है हकीकत में। और विरोध करने वाले आप ही और हम लोग हैं। 2024 तक अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो इस देश में गृह युद्ध को कोई नहीं रोक सकेगा, खूनी क्रांति को कोई नहीं रोक पाएगा, खून बहेगा सड़कों पर। इसलिए हम चाहते हैं कि सब कुछ संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से ये सारी गंदगी साफ हो। उसी के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कानूनी रूप से भी उनको घेरेंगे, नैतिक रूप से भी घेरेंगे उनको, और जन आंदोलन के माध्यम से सड़क पर भी घेरेंगे उनको। इसलिए हमने जनता का बहुमत लेने का एक तरह से एक तरीका अपनाना है। हमने 2 फॉर्म बनवाए हैं। एक तो ये फॉर्म है ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान। इस फॉर्म पे आगे पीछे हमने 25 नाम, 25 लोगों की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। आगे 11, पीछे 14, टोटल 25 लोग है। क्या इसमें? ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों और भारत के राष्ट्रपति महोदय से देश हित में विनम्र निवेदन। ईवीएम और वीवीपैट मशीन हटाओ, चुनावों में बैलेट पेपर लाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। नीचे इंफॉर्मेशन चाहिए, राज्य का नाम, विधानसभा का नाम और आगे लोकसभा क्षेत्र का नाम। ये तीनों चीजें। अब इसके बाद इन विधानसभा लोकसभा में जो हो व्यक्ति, मतदाता का नाम और मतदाता का वोटर आई कार्ड नंबर। जिस व्यक्ति के पास में वोटर आई कार्ड नंबर है, इसका मतलब वो वोटर है, तभी उसको दिया गया है, और वो जिंदा है तो वो वोटर है। इसके बाद मतदाता का मोबाइल नंबर, और अगर हो तो ईमेल आईडी नंबर, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास वोटर आई कार्ड नंबर नहीं है तो उसके पास आधार नंबर होगा, क्योंकि वोट डालने के लिए वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। और आखिर में जो है वो उसके सिग्नेचर, हस्ताक्षर। नमस्कार सर, आइए सर, आइए। तो ये 3 चीजें कि मतदाता का नाम और वोटर आई कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी हो तो, और आगे उसके हस्ताक्षर, बस ये 3 चीजें हमें ये हम भरवा रहे हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी एक साथी है वो कम से कम ऐसे 10 फॉर्म भरे। ये बिल्कुल जमीनी काम, घर घर जाना पड़ेगा। तो हम अपने मोहल्ले में तो जा ही सकते हैं, गांव में भी जा सकते हैं। बहुत लोग अगर अच्छे हैं, कई लोग तो बहुत नाम और नंबर, अपने रिश्तेदारों को बोलो, हम लेकर आए हैं ये फॉर्म, आपको दे देंगे अभी। वैसे हम पीडीएफ फाइल भी है हमारे पास, वो भी हम लोगों को भेज रहे हैं। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं और हम भेज रहे हैं। तो एक तो ये है हमारा कि ये फॉर्म हम टारगेट लेके चले हैं। देश में 90 करोड़ मतदाता हैं। हमने 2 महीने का टारगेट रखा है। इन 2 महीनों में 50 करोड़ मतदाताओं के सिग्नेचर करा के हम इस काम को पूरा करेंगे। 50 करोड़ ये हम जैसे आप देंगे तो वो कोर्ट मान लेगी चीज को, उसका बाप भी मानेगा। अच्छा, तो वही बिल्कुल मानेगा। बिल्कुल। भाई बहुत सीधी सी बात है भाई, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में बहुमत का फैसला माना जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि 90 करोड़ मतदाता हैं और 50 करोड़, आधे से एक अधिक बहुमत के लोग अगर ये कहते हैं कि भाई मुझे ये मशीन नहीं चाहिए, आप इस फैसले को क्यों नहीं मानोगे बताओ? मानना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी बात, 10 करोड़ लोगों में साइन हो गए तो भी माना जाएगा। हालांकि अगर ईमान अगर जिंदा हो तब तो एक व्यक्ति भी सवाल उठाता है और जेन्युइन है, उसी पे खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इस देश में ईमान मर चुका, यहां बेईमानों की भीड़ है, बेईमानों का कब्जा है हर जगह। इसलिए हमें जो बहुमत का सहारा लेना पड़ेगा। सो ये जो चीजें हैं हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग इसमें सहयोग करें, भरवाएं। इसके अलावा हम एक और फॉर्म है, वो फॉर्म उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार बहुत सारी वोटें काटी गई। वोटें जो भी 18 साल का व्यक्ति है उसकी वोट बने,
और उसकी वोट मतदाता सूची में शामिल हो, ये जिम्मेदारी संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। जिन लोगों के पास वोटर आई कार्ड है, जिन्होंने 6 महीने पहले पंचायत चुनाव में वोट डाली है, उनका वोट अब कैसे कट गया? क्या आपके पास उनके मरने की सूचना है? कोई नहीं है ना। तो जब आपके पास वो सूचना नहीं है तो वोट कैसे कट गई, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। तो लीगली वो बाउंड है। इसलिए हम ये डाटा मंगवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी वोटें कटी हैं उन सबका डाटा हमारे पास होना चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन की गर्दन को कानूनी रूप से पकड़ा जा सके। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में जिन मतदाताओं को वोट कटा है उनका विवरण। इसमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? इन पे इंफॉर्मेशन चाहिए जिले का नाम, लोकसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, जिस पोलिंग बूथ पर उनकी वोट थी उस बूथ संख्या यानी भाग संख्या का नाम, और आगे पोलिंग स्टेशन का नाम। ये कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या? मतदाता का नाम, उसकी जाति और धर्म, क्योंकि वोट तो जाति और धर्म करके ही काटी गई है। किसकी कटी है? मुसलमानों की कटी है, यादवों की कटी है और जाटों की कटी। मैक्सिमम इन लोगों की कटी है, जिनको उन्हें कंफर्म है कि ये वोट समाजवादी पार्टी की, वो वोटें कटी हैं। तो इसलिए हमने जाति और धर्म इसमें कहा है। मतदाता का नाम, उसकी जाति और धर्म, आगे उसके पिता या पति का नाम और पता उसका, और उसके आगे वोटर आई कार्ड नंबर और उसका मोबाइल नंबर। वोटर आई कार्ड नहीं है तो वो अपना आधार नंबर भर दे। और ऐसा अगर हो कि एक परिवार में 8 लोग हैं, मोबाइल एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक के सामने वही मोबाइल नंबर लिख दीजिए आप। और आगे उसके हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, ये सिग्नेचर जो हो ये ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि ये सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकता है। इसलिए इस सबूत को बहुत समझदारी के साथ में भरना, और इस फॉर्म पे आगे पीछे 20 लोगों की जिनके वोट कटे उनका विवरण आ सकता है। ऐसे ये फॉर्म भरने के बाद आपको भेजना कहाँ है? ये मैंने अपना पता लिखा है पीछे लास्ट में, दोनों फॉर्म के नीचे मैंने लास्ट में लिखा है। पूरी तरह से भरा हुआ ये फॉर्म आगे लिखे पते पर भेजना है। भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, चैम्बर नंबर 438, सिविल साइड, 30 हजारी कोट, दिल्ली 110054। एक साथी से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 10 फॉर्म भरवाए, तो जिनकी वोट कटी है वो 200 हो जाए। अगर नहीं इतना भर पाए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करें। और जो सिग्नेचर वाला है ये भी 10 भरवा पाए, ताकि 250 लोगों के सिग्नेचर हो सके, अपने परिवार के, मोहल्ले, रिश्तेदारों के, सबके। लेकिन वो वोटर होना चाहिए। और इनको एक लिफाफे में भर के आप मेरे इस पते पर स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, मुझे मिल जाएगा सारा। ये सबूत है। तो एक तो हम ये शुरू कर रहे हैं। दूसरा, जो साथी इनको भरवाएंगे उसमें मेहनत करेंगे, और साथ साथ अपनी टीम बनाते चलेंगे, क्योंकि आंदोलन के लिए टीम भी तो चाहिए, लोग भी तो चाहिएंगे। तो उसके लिए दोबारा थोड़ी ना जाएंगे, साथ के साथ जो है टीम भी बनाते चलें। और हमारा निवेदन ये है कि एक साथी ऐसा प्रयास करे कि उसके साथ उसकी तरह के 9 लोग और आ जाएं, ताकि उसको मिला के 10 लोगों की टीम बन जाए। कोई बात नहीं आएंगे 10 लोग, नहीं होंगे 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8, कुछ तो होंगे। कोशिश ये करें कि टारगेट हमारा ये। अब इसके बाद आपको और क्या काम करना? अब इसके बाद में 2 और महत्वपूर्ण काम है जो करना है। नंबर 1, हम सब लोग एंड्रॉइड फोन जो इस्तेमाल करते हैं, इस एंड्रॉइड फोन में हमारे पास हम 3-4 चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, एक व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, एक फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, एक मैसेंजर, और कुछ साथी इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल करते हैं। अब टेलीग्राम भी यूज करने लगे हैं। इन सब में फेसबुक है, ट्विटर है, पीछे की तरफ जो लगता है वो पीछे की तरफ आपको लगता है एक पोस्टर सा लगता है, और एक डीपी होती है जिसमें अपना फोटो लगाते रहते हैं या कुछ भी लगाते हैं, कवर फोटो बोलते हैं। तो ये डीपी में और ये फोटो जो पीछे लगते हैं, इनको सबको चेंज करके आप मात्र 2 साल के लिए उसमें जहां कहीं भी हो ईवीएम हटाओ, बैन ईवीएम, सिर्फ ये बात। हर डीपी में यही होना चाहिए, ईवीएम हटाओ। हर बैनर पे यही लिखा हो, ईवीएम हटाओ। आप देखेंगे कि जब करोड़ों की संख्या में यही सब कुछ होगा
वही मैसेज आगे तक पहुंचेगा सरकार को कि इतने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक तरह से जनमत संग्रही समझो आप इसको, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। तो हम 2 साल के लिए बात करें, 2 साल के बाद आपको जो अच्छा लगता हो वो लगाओ, जो अब लगा रखा उसे लगाओ, उससे बढ़िया लगाओ। 2 साल के लिए सिर्फ इतना करो, क्योंकि ये लड़ाई है, ये मजाक नहीं है, ये जंग है, जंग। और जंग में जंग लड़ने के तरीके जो होते हैं वही अपनाए जाते हैं। जंग में हंसी ठिठोली मस्ती नहीं हुआ करती, ये लड़ने का एक तरीका। सारी रीति में ईवीएम हटाओ, यही करना है। और ये आपके अंदर से जागना चाहिए कि नहीं, ये मेरे देश को बचाने की, मेरे समाज को बचाने की और मेरी आने वाली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है, इससे मुझे लड़ना ही है। ये काम आपको करना पड़ेगा साथियों। इसके अलावा साथियों जो और हमें काम करने हैं, वो काम करने साथियों बहिष्कार। हमेशा से बहिष्कार एक बहुत ही सशक्त माध्यम रहा है विरोध करने का और सामने वाले को झुकाने का। बहिष्कार किसका करना है? हम आज से नहीं कर रहे। हम 30 मई 2019 को जब हम सबसे पहले हमने ईवीएम के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, बैठिए सर, आंदोलन शुरू किया था मोदी के दूसरी बार शपथ लेने पर, हमने उस दिन से ही शुरू किया। बहिष्कार करना है हमें 3 लोगों का, अंबानी का, अडानी का और लाला रामदेव का। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इस काम में साथियों हमारा साथ दें। हम ये फॉर्म लेकर आए हैं, आपको चाहिए आप ले लीजिए। हमारे पास जो है उसमें पीडीएफ फाइल में भी है, आप लोगों के नंबर हमें मिल जाएंगे, आप कहेंगे हम उस पर भी दे देंगे, आप निकलवाइए, इनकी फोटोकॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा पीडीएफ में है और वो कलर में है, लेकिन आपको कलर में निकलवाने की जरूरत नहीं, आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाइए। इसी फॉर्म की आप इसी फॉर्म की आप फोटोकॉपी करा लीजिए, ठीक है ना जी, इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए आप, जितने चाहे करें, मैक्सिमम इसमें हमारा योगदान। 2 महीने का हमारा कार्यक्रम ये, बस इतना ही मुझे कहना है। आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो आप मेरे से पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, और आपको मेरी बात सही लगे तो उसमें हमारा साथ।